नमस्कार दोस्तों, शिवाजी साइंस पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। पृष्ठ रसायन का हमने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें केवल हम लोग पृष्ठ रसायन का बेसिक पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे द्रव स्नेही क्लोराइड किसे कहते हैं, या फिर उसी को प्रश्न को पूछता है दूसरी भाषा में और कि द्रव राय क्लोराइड किसे कहते हैं, या उसी को पूछ देता है कि उत्क्रमणीय क्लोराइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं, या फिर उसी को पूछ देता है परीक्षा में कि द्रव विरागी क्लोराइड किसे कहते हैं, या उसी को पूछ देता है कि अन उत्क्रमणीय क्लोराइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि हाइड्रोसॉल क्या होता है, एल्कोसॉल क्या होता है, और जेल किसे कहते हैं और साल किसे कहते हैं। ठीक है, तभी हम केवल इतनी ही बातों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से जेल पूछा गया प्रश्न है, सॉल पूछा गया प्रश्न है, और ये दोनों पूछे गए हैं। कभी कभी अंतर के रूप में पूछे गए हैं, कभी परिभाषा के रूप में केवल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कि द्रव स्नेही क्लोराइड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि हम क्या करेंगे, केवल वर्डों को तोड़ेंगे। जब हमको परिभाषाएं नहीं आती हैं तो हम वर्डों को तोड़कर उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब वर्डों को हम लोग तोड़ेंगे तो जैसे ही वर्ड को हम तोड़ेंगे तो वर्ड तोड़ने पर वर्ड खुद ही हमें कुछ ना कुछ उत्तर बता देंगे, उसी को हम जोड़कर या उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, परिभाषा खुद बना लेंगे अगर यदि पढ़े हैं तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि द्रव स्नेही क्लोराइड किसे कहते हैं, या फिर उसको पूछा है द्रव रागी क्लोराइड किसे कहते हैं, या उत्क्रमणीय क्लोराइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो तीनों ही हाल में हम क्या करेंगे, केवल एक परिभाषा हमारी होगी। परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर द्रव है, द्रव से क्या हो रहा है, स्नेह हो रहा है। स्नेह मतलब लगाव है, लगाव मतलब उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ, हम एक सिंपल सा परिभाषा कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में, वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव में घुलकर क्या करेंगे, तुरंत वो क्लोराइड विलयन बना लेंगे। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो द्रव में आसानी से क्लोराइड विलयन बना लेते हैं, या फिर वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से क्लोराइड विलयन बना लेते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय क्लोराइड कहते हैं, या द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं, या हम कहें कि उसे द्रव रागी क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं, या इसी को पूछा कि द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं। तो विरोधी में क्या होगा, विरोध करने वाला, मतलब कि दुश्मनी उससे है। द्रव से क्या है, उसको, उस पदार्थ को द्रव से दुश्मनी है, उसमें घुलना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, तो हम इसको परिभाषा क्या करेंगे, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा द्रव विरोधी क्लोराइड। हमको ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमें बस एक को याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पूछा जाए द्रव विरोधी क्लोराइड किसे कहते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। हम बताएंगे, हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से क्लोराइड विलयन नहीं बना पाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से क्लोराइड विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कहते हैं, और जो पदार्थ द्रव के संपर्क में आसानी से क्लोराइड विलयन नहीं बना पाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आते हैं, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें स्टार्च आता है, स्टार्च आता है, स्टार्च, और गोंद आता है, रबर आता है, जिलेटिन आता है, जिलेटिन आता है, दूध आता है, मक्खन, ये सभी जो हैं द्रव स्नेही क्लोराइड के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं द्रव विरोधी क्लोराइड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो जितने भी धातुओं के साल होते हैं, जितने भी धातुओं के क्लोराइडी विलयन होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी क्लोराइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बनाना चाहें सिल्वर सॉल, सिल्वर सॉल मतलब कि एजी, चांदी है ना, चांदी का क्लोराइडी विलयन, सिल्वर सॉल बनाना चाहेंगे, या फिर आयरन का सॉल यानी कि लोहे का क्लोराइडी विलयन, या फिर गोल्ड सॉल, आयरन माने क्या होता है, गोल्ड होता है, तो गोल्ड सॉल, या फिर पीटी मतलब प्लेटिनम यानी प्लेटिनम सॉल, है ना। तो इसमें जो भी हैं इनका अगर क्लोराइड विलयन हम लोग बनाएंगे। या फिर एक और आता है एसएन मतलब टीना, है ना, एसएन सॉल। तो सिल्वर सॉल, आयरन सॉल, गोल्ड सॉल, प्लेटिनम सॉल और एसएन मतलब टीन सॉल, है ना, स्टेनस सॉल, ये सभी क्या होते हैं, यानी धातुओं के जो भी क्लोराइड विलयन होंगे वो सभी कैसे होंगे, द्रव विरोधी होंगे। तभी तो हमने बात किया केवल कि द्रव स्नेही किसे कहते हैं, द्रव विरोधी क्यों किसे कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि द्रव स्नेही को हम उत्क्रमणीय क्यों कहते हैं और द्रव विरोधी को अनुत्क्रमणीय क्यों कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि द्रव स्नेही क्लोराइड को उत्क्रमणीय क्लोराइड क्यों कहते हैं, या फिर ये प्रश्न पूछे कि द्रव विरोधी को अनुत्क्रमणीय क्लोराइड क्यों कहते हैं, तो कैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव स्नेही क्लोराइड होते हैं वो अधिक अस्थायी होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, जो द्रव स्नेही क्लोराइड होते हैं वो अधिक अस्थायी होते हैं, और अस्थायी होने के कारण अगर इसमें
विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएंगे तो अपघट्य पदार्थ मिलाने पर इनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है, इनका अवक्षेपण नहीं होता है। ठीक है, इनका अवक्षेपण नहीं होता है। लेकिन यदि अवक्षेपण हो जाता है, यदि अवक्षेपण हो भी जाता है तो दोबारा इनको कोलाइडी अवस्था में ला जा सकता है। ठीक है, दोबारा इनको कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि ये अधिक अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि अगर एक बार कोलाइडी विलयन बन गया तो सोचता है कि हमारा स्कंदन न हो, माने कि हम कोलाइडी अवस्था से फिर सूखे अवस्था में ना आ पाएँ। लेकिन जो अपघट्य पदार्थ होते हैं वो जैसे ही मिलाएंगे हम इसमें, इस कोलाइडी विलयन में, तो इसका अवक्षेपण हो जाएगा, है ना। अवक्षेपण उससे जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर अवक्षेपण हो भी जाता है तो फिर उस अवक्षेप से हम क्या करेंगे, दोबारा कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। ठीक है, तो यह विक्रिया दोनों तरफ चल रही है। पहले क्या हो रहा है, कोलाइडी विलयन बना लिए, कोलाइडी विलयन बनाकर फिर क्या किया, अवक्षेप बना लिए, फिर अवक्षेप से फिर कोलाइडी विलयन बना लिए, माने कि कोलाइडी विलयन से अवक्षेप और फिर अवक्षेप से फिर कोलाइडी विलयन। तो विक्रिया दोनों तरफ चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय कोलाइड, और सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, सॉरी उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड को उत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहते हैं, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं, है ना। इनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर इनका अवक्षेपण नहीं होता है। लेकिन यदि अवक्षेपण हो भी जाता है तो फिर से उनको कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं। इनमें अगर हम मिलाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे मिलाएंगे इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ तो इनका अवक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, इनका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है ना, इनका अवक्षेपण हो जाता है। और फिर इसको हम चाहें कि कोलाइडी अवस्था में ला पाएँ तो नहीं ला पाएंगे, इनको कोलाइडी अवस्था में नहीं ला सकते, नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपसे ये पूछे कि द्रव विरोधी कोलाइड को अनुत्क्रमणीय कोलाइड क्यों कहते हैं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि इनका स्कंदन आसानी से हो सकता है, यानी यदि जम सकते हैं, और जब जम जाएंगे तो इनको हम दोबारा कोलाइडी अवस्था में नहीं ला सकते। मतलब कि एक बार हम मेहनत करके क्या कि ये कोलाइडी विलयन बनाए और बनाने के बाद फिर उसको हम अवक्षेपित कर दें, तो अवक्षेपित करने के बाद अगर फिर अवक्षेपित कर दिए तो अवक्षेप हो गया, अब बेकार हो गया, फिर दोबारा कोलाइडी अवस्था में उसको हम नहीं ला पाएंगे। यानी अभिक्रिया क्या चल रही है, केवल एक तरफ चल रही है। अगर उसका अवक्षेप हो गया, अवक्षेपित हो गया, तो फिर कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए अभिक्रिया जब एक तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और जब अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। तो इसी वर्ड का हम यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय कोलाइड। तो आप यहाँ सिंपल कर देंगे कि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, इनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर इनका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है, लेकिन इनको कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, द्रव अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अभी अंतर अगर पूछता आपसे तो पहला परिभाषा अंतर हो जाएगा, दूसरा वाला अंतर हो जाएगा, और तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें दो अंतर है। दो अंतर का मतलब ये होता है कि पहला अंतर क्या हो जाएगा, परिभाषा कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, और वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते हैं उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये अस्थायी होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें के थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कि ये अधिक जल रहा, ये यहाँ सही लिख दिया हम यहाँ पर, ये अधिक जल योजित होते हैं, अधिक जल योजित होते हैं। अधिक जल मतलब होता है तुरंत जल में घुल जाएंगे, और ये जो होते हैं कम जल योजित होते हैं, कम जल योजित होते हैं। ठीक है, तो अंतर हो जाएगा, तीन हमारा अंतर हो जाएगा। पहला अंतर क्या हो जाएगा, परिभाषा को लेकर। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि ये अस्थायी होते हैं और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि ये अधिक जलयोजित होते हैं और ये कम जलयोजित होते हैं। ठीक है, तो तीन अंतर बहुत काफ़ी है। पूछता कभी कि उत्क्रमणीय कोलाइड में और अनुत्क्रमणीय कोलाइड में क्या अंतर होता है, तो इस अंतर को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अगर आपसे परिभाषा पूछा तो केवल हम इधर का लिखेंगे, अगर इसकी परिभाषा पूछा तो केवल हम इधर का लिखेंगे। जब दोनों में अंतर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, फिर से बताते हैं इसमें क्या हमने बताया है। इसमें हमने बताया है कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड
कहते हैं। और इसमें हमने बताया था इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बना पाते हैं उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जाएगा कि ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। इनमें वितगट्ट पदार्थ मिलाने पर इनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है, लेकिन यदि यह अवक्षेपण हो भी जाता है तो आसानी से कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। इनमें वितगट्ट पदार्थ मिलाने पर इनका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है, लेकिन इनको फिर दोबारा हम कोलाइडी अवस्था में नहीं ला सकते, ठीक है। इन्हें कोलाइडी अवस्था में नहीं ला सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो इतना आपको लिखना रहेगा, एग्जाम्पल दोनों का हमने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ पर हाइड्रोसॉल है, यहाँ पर सॉल मतलब होता है कोलाइडी विलयन, यहाँ पर सॉल मतलब क्या होता है कोलाइडी विलयन। एक्वा मतलब भी जल होता है, एक्वा का मतलब भी क्या होता है जल होता है, और हाइड्रो यहाँ पर वर्ड क्या मतलब भी यहाँ पर जल होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा जल, ठीक है। एक्वा का मतलब भी क्या हो जाएगा जल हो जाएगा, और सॉल मतलब क्या होता है कोलाइडी विलयन क्या होता है। थोड़ा राइटिंग बेकार है लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल लेक्चर आपको ध्यान देना है, लेक्चर ध्यान देना है और लेक्चर को ही लिखना है, बोर्ड उतना काम नहीं आएगा, ठीक है। केवल आपको लेक्चर सुनना है, लेक्चर को ध्यान देना है और लेक्चर को ही परीक्षा में लिखना है। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन, यहाँ पर क्या जाएगा कोलाइडी विलयन, ठीक है। यानी कि अगर आप पूछता है कि हाइड्रोसॉल क्या होता है, तो जल में बने कोलाइडी विलयन को हम क्या कहते हैं हाइड्रोसॉल कहते हैं, जल में बने कोलाइडी विलयन को एक्वासॉल कहते हैं। और यहाँ पर एल्को मतलब एल्कोहल होता है, एल्को मतलब एल्कोहल, और सॉल मतलब कोलाइडी विलयन, यानी एल्को मतलब एल्कोहल, एल्को मतलब एल्कोहल और सॉल मतलब कोलाइडी विलयन। यानी कि एल्कोहल में बने कोलाइडी विलयन को एल्कोसॉल कहते हैं और जल में बने कोलाइडी विलयन को हाइड्रोसॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेल किसे कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि जेल किसे कहते हैं और सॉल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने पीछे आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, पीछे जो हमने पिछला जो वीडियो बनाया है उसमें बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, और बताया था हमने परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था बताया था हमने कि जिसको घोलते हैं, है ना, जिसको घोलते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था में आ जाता है, उसकी अवस्था को हम क्या बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और जिस पदार्थ में घोलते हैं उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। और इसके लिए क्या सूत्र याद रखना होगा आप लोगों को, JDT, इसके लिए क्या रखना होगा आप लोगों को STD, है ना, STD, बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस JDT और STD। J मतलब जल हो जाएगा और D मतलब क्या हो जाएगा द्रव हो जाएगा, और T मतलब क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा, ठीक है। J मतलब जल, D मतलब द्रव और T मतलब ठोस। और यहाँ पर सॉल है, S मतलब सॉल हो जाएगा और T मतलब हो जाएगा ठोस और D मतलब क्या हो जाएगा द्रव, ठीक है। तो हम ये कह, अगर आप पूछता है कि जेल किसे कहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, उसे जेल कहते हैं। अगर पूछता है आपसे कि सॉल किसे कहते हैं, पहली परिभाषा बता रहे हैं अभी, एक और परिभाषा बताएंगे आप लोगों को। हम ये कह सकते हैं सॉल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वह कोलाइडी, क्योंकि देखिए जेल सॉल सभी क्या कोलाइडी विलयन ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है उसे सॉल कहते हैं। फिर से देखिए जेल किसे कहते हैं, जे मतलब जेल, डी मतलब द्रव और टी मतलब ठोस। तो जेल किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है उसे जेल कहते हैं। सॉल किसे कहते हैं, तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है उसे सॉल कहते हैं। दूसरा परिभाषा अब बताया था हमने कि इस माध्यम में हम क्या करते हैं, इसको घोलते हैं, यानी द्रव को हम क्या करेंगे इसमें घोलेंगे, यहाँ पर ठोस को हम क्या करेंगे इसमें घोलेंगे, तो क्या बनेगा हमारा विलयन बनेगा। यानी हम द्रव को घोलेंगे ठोस में तो क्या बनेगा हमारा विलयन बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द्रव का ठोस में, मान कि द्रव को हम क्या कर रहे हैं ठोस में घोल रहे हैं, तो द्रव का ठोस में विलयन जेल कहलाता है। सिंपल सा उत्तर जाएगा, द्रव का ठोस में विलयन जेल कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन सॉल कहलाता है। और हम सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं, केवल यहाँ से केवल JDT लिखा है हमने और STD से हम देख सकते हैं। JDT, जे मतलब जेल, जेल किसे कहते हैं,
तो द्रव का ठोस में विलयन, डी मतलब द्रव, टी मतलब ठोस, तो द्रव का ठोस में विलयन जल कहलाता है। और इस मतलब क्या था, सॉल किसे कहते हैं, तो ठोस का द्रव में मिश्रण चाहे विलयन सॉल कहलाता है। ठोस का द्रव में विलयन सॉल कहलाता है और द्रव का ठोस में विलयन जल कहलाता है। या फिर है ना, इस तरह से हमने परिभाषा बता दी आप लोगों को। इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में नहीं आएगा, इतने टॉपिक से घुमा फिरा कर, इतने टॉपिक से इतने ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इससे आगे प्रश्न नहीं बनते हैं। और आगे जो टॉपिक होंगे उनको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।